देखो जरा डीपीएसपी के बारे में जरा समझते हैं। तो आपको पहले तो पता ही होना चाहिए डीपीएसपी जो है वो कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है, 36 टू लेके 51 तक। और पार्ट कौन सा है इसका? तो पार्ट है आपका 4। अच्छा, एक बात जो ध्यान रखना, सर आई विल जॉइन लेट ड्यू टू सम इश्यूज। देखो बेसिकली क्या है, आप इसको थोड़ा सा ध्यान से समझोगे। डीपीएसपी के बारे में अलग अलग तरीके से अलग अलग कहा गया। बेसिकली ये आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से उठाया गया है। और कब 1937 में बेसिकली आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन में आया था ये। और उसके बाद बेसिकली आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन ने भी इसको कहाँ से बोरो करा, अगर कभी पूछ ले तो याद रखना स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन से। तो ओरिजिनली तो कह सकते हैं कहाँ से था, स्पेन के कॉन्स्टिट्यूशन में था। बट बाद में कहाँ से आया, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन में आया। पर हमने कहाँ से लिया है, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से आया। चोर के घर में चोरी, फिर होगी हेरा फेरी काइंड ऑफ वाला सीन था। क्लियर है बात यहाँ पर? अच्छा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने डीपीएसपी के बारे में बात जो करी, वो कही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा है कि जो डीपीएसपी है उसको क्या बताया है, नोबल फीचर बताया है कॉन्स्टिट्यूशन का। नोबल फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। क्या मतलब है इस बात का? इसका बेसिक मतलब ये है कि देखो इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। और क्यों? क्योंकि देखो ये बेसिकली क्या है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो है वो आपका किसी भी कंट्री को बेहतर किस तरीके से चलाना है ये बता रहा है, और इंडिया को किस तरीके से बेहतर चलाना है ये बता रहा है। वहीं पर एक और थिंकर थे, पॉलिटिकल थिंकर, जिनका नाम है एस्ट्रिन। ठीक है, वैसे पूरा नाम इनका है ग्रेविल लिन एस्टिन। और एस्टिन जो थे उन्होंने इसको बताया था कॉन्शियस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो बेसिकली अगर कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ अच्छा है, कुछ अच्छा करना है, एक आइडियल सिचुएशन बनानी है, एक बेहतर स्टेट के बारे में अगर बात कर रहे हो, स्टेट पॉलिसी को बनाते वक्त क्या क्या बातों को आपको ध्यान में रखना चाहिए, इसका डायरेक्शन देने का काम कर रहा है डीपीएसपी। तो डीपीएसपी इज ऑल अबाउट गाइडिंग द स्टेट कि भाई आपको किस तरीके से इस चीज को क्या करना है, टैगल आउट करना है, किस तरीके से इस चीज को क्या करना है, बेहतर करना है। तो ये बताने का काम करता है कौन सा आपका, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। क्लियर है यहां तक? किसी को इस बात में डाउट? कोई है भाई जिसको इस बात में डाउट है? चलो आगे देखो फिर। अब आ जाता है जहां पे मैं बात करता हूं, जैसे मैं पहले भी बता चुका हूं कि आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन उठाया गया है और पार्ट 4 टू पार्ट 36 टू 51 है। अच्छा, जितना मैंने लिखा है ना एडिशनल, ये आपको कहीं मिलेगा नहीं, इसलिए लिख लेना इसको, क्योंकि पीपीटी वाइप अप करूंगा तो सब खत्म हो जाता है, ये सेव नहीं होता इसके ऊपर। ठीक है, बेसिकली मैं करता नहीं हूँ सेव, ये कहूँ तो। हाँ जानवी बोलो। सर ये 1937 क्या था, एक बार दोबारा बता दीजिए। बेसिकली आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन में 1937 में था ये। बेसिकली स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन से आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन ने 1937 में से ऑप्ट करा था। ठीक है, ओके ओके। चले आगे बढ़े। सर ये लास्ट में क्या लिखा हुआ है? ग्रैनविल एस्ट्रिन, कॉन्साइंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देखो आगे, हो गया? यस सर। यहाँ ध्यान दो जरा, एक नया पेज लेता हूँ, वहां पे समझाता हूँ चीजों को, थोड़ा ध्यान से समझना। और यहाँ पे जितना लिखूंगा फिर बोल रहा हूँ कि जैसे ही मैं कट करूंगा ये खत्म हो जाएगा। तो डीपीएसपी की अगर हम बात कर रहे हैं तो डीपीएसपी को 3 हिस्सों में बांटा गया है। एक सोशलिस्ट, दूसरा गांधीयन, और तीसरा लिबरल, सॉरी लिबरल
इंटेलेक्चुअल। ठीक है, लिबरल इंटेलेक्चुअल, गांधीयन प्रिंसिपल और सोशलिस्ट, तीन हिस्सों में बांटा गया है। अब सोशलिस्ट का मतलब क्या है? सोशलिस्ट का मतलब है कि जहां पर एम जो है, जहां पर पूरा का पूरा एम किस चीज के ऊपर डिपेंड कर रहा है? पूरा एम इस बात पर डिपेंड कर रहा है कि हमें सोसाइटी के लिए क्या करना है? बेहतरी, कुछ क्या करना है? सोशल जस्टिस प्रोवाइड करना है, हमें इकोनॉमिकल जस्टिस देना है, हमको बेसिकली वेलफेयर ऑफ स्टेट पर काम करना है, किस तरीके से हम लोगों के भले के लिए काम कर सकते हैं, ये बात देखने का काम जो है, वेलफेयर ऑफ स्टेट की जो बात है, ये हमें बताता है कौन? आपका सोशलिस्ट प्रिंसिपल बोलता है कि सोशलिस्ट वर्ड का मतलब यही है कि भाई इकोनॉमिकल जस्टिस प्रोवाइड करो, सोशल जस्टिस प्रोवाइड करो और वेलफेयर जस्टिस प्रोवाइड करो। अब इस बात से कौन कौन से आर्टिकल डील करते हैं इसके? तो अभी बस इतना मोटा मोटा समझो तो आर्टिकल 39, आर्टिकल आपका 38, 39, उसके बाद है आपका आर्टिकल 39A, उसके बाद है आपका 41, उसके बाद 42, उसके बाद 43, उसके बाद आपका डील करता है कौन सा? 43A, और उसके बाद डील करता है 47। तो दीज ऑल आर्टिकल्स डील विद द सोशलिस्ट आइडियोलॉजी, कि हाँ भाई हमारा मेन मोटिव क्या होना चाहिए? वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। जबकि गांधी जी के जो प्रिंसिपल्स थे, गांधी जी का जो ड्रीम था, वो बेसिकली क्या है कि आपको जो भी आप बेसिकली डेवलपमेंट कर रहे हो, उसमें लोगों का यानी डिसेंट्रलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट होना चाहिए, जानवरों की मदद होनी चाहिए, ये सारी चीजें थी गांधी जी की। तो गांधी जी से डील करते हैं इसके कुछ आर्टिकल, जैसे आर्टिकल 40, 43, उसके बाद आपका 43B, उसके बाद इसका 46, उसके बाद क्या कहते हैं 47, एंड देन उसके बाद 48। ठीक है, अब जब हम लिबरल और इंटेलेक्चुअल की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि जहां पर हम लिबरलाइजेशन की बात कर रहे हैं, जहां पे हम खुले विचारों की बात कर रहे हैं, जहां पे हम ज्यादा बुद्धिमत्ता की बात कर रहे हैं, लोगों के अंदर ज्यादा बुद्धि आनी चाहिए, लोग ज्यादा बेहतर तरीके से सोच पाए, ऐसा ना हो वही ट्रेडिशनल थिंकिंग हो कि बिल्ली रास्ता काट गई तो आगे नहीं बढ़ेंगे, या लड़कियों को पढ़ने नहीं दिया जाएगा, इस तरीके की थॉट नहीं होना चाहिए। हाँ, या क्या कहते हैं, हिंदू है तो हिंदू में शादी करेगा, मुस्लिम है तो सिर्फ मुस्लिम में शादी करेगा, इस तरीके की चीजों से थोड़ा सा हटना चाहिए और ह्यूमन बीइंग को कंसिडर करना चाहिए। तो इसके आर्टिकल जो डील करते हैं वो है आर्टिकल 44, 45, 48, 48A, 49, आपका 50 एंड 51A, 51। ठीक है, हाँ पूछो जानवी, क्या पूछे थे? हाँ जानवी बोलो। मैंने मैंने नहीं पूछा कुछ। हाँ जितेंद्र बोलो। सर ये 43 मतलब ये दो आर्टिकल दो में यूज हो सकते हैं क्या? हाँ बेसिकली वो सोशलिस्ट भी है और गांधी के थॉट भी है उसी में। जैसे 43 जो है वो डील करता है किस चीज से? 43 डील कर रहा है आपका किसी से? सोशल वेलफेयर से, यानी कि सभी को जो मतलब काम जो मिले वो सभी को ऐसा मिलना चाहिए जिससे उसकी रोजी रोटी, उसकी जिंदगी पल जाए। ये बात तो वेलफेयर ऑफ सोसाइटी की है या नहीं है? है नहीं? है ना? तो अगर ये वेलफेयर ऑफ सोसाइटी है तो गांधी जी की भी बात यही है कि हाँ भाई लोगों को काम ऐसा मिलना चाहिए कि जिससे उनको क्या मिल सके? उनकी जिंदगी चले। ऐसा ना हो कि उनको तनख्वाह इतनी कम मिल रही है कि उनको चोरी करनी पड़ रही है, झूठ बोलना पड़, ब्राइब लेनी पड़ रही है। क्लियर है बात? गॉट इट जितेंद्र? अबे बोल दे हाँ ना कुछ। यस यस। हाँ कॉपी करो फिर आगे बढ़ते हैं। चलें डन।
कोई ऐसा है जो अभी भी लिख रहा है? कोई नहीं लिख रहा? जितेंद्र आप राइट डाउन कर रहे हो? सर हो गया, मैंने लिख लिया। कोई भी नहीं लिख रहा, क्योंकि इसे चेंज करूंगा तो ये वाइप्ड हो जाएगा, पहले बता दे रहा हूँ मैं सभी को। देखो नेक्स्ट, तो आपका आ जाता है क्या? सोशलिस्ट, गांधी और लिबरल और इंटेलेक्चुअल कहते हैं जिसको। उसके बाद आ जाता है क्या आपके सोशलिस्ट प्रिंसिपल में कौन कौन से हैं, तो मैंने आपको बता दिया वैसे तो। अब आप देख लो आर्टिकल 48 क्या कहता है। तो आर्टिकल 38 क्या कहता है? तो आर्टिकल 38 ये कह रहा है कि भाई आप जब भी क्या करोगे, आप प्रमोट करो वेलफेयर ऑफ द पीपल। किस चीज के सिनेरियो में? उनको सोशल जस्टिस भी मिलनी चाहिए, इकोनॉमिकल जस्टिस भी मिलना चाहिए और पॉलिटिकल जस्टिस भी मिलना चाहिए। यानी मिनिमाइज करनी चाहिए किस चीज को? इनइक्वालिटी को। इनइक्वालिटी कम करनी चाहिए। इनइक्वालिटी अगर कम होगी तो क्लास सिस्टम और कास्ट सिस्टम वाली जो चीजें हैं वो धीरे धीरे क्या हो जाएंगी? खत्म हो जाएंगी। जबकि आर्टिकल 39 ये कहता है कि सभी को बेहतर क्या मिलना चाहिए? रोजगार मिलना चाहिए, एडुकेट मीन ऑफ लिविंगहुड मिलने चाहिए, ऑनरशिप एंड कंट्रोल ऑफ द मटेरियल सोर्सेज मिलना चाहिए। अच्छा, अवॉइड करना चाहिए किस चीज से? वेल्थ के कॉन्सेंट्रेशन से। भाई यही सेम क्वेश्चन यूपीएससी के अंदर आया था इस बार, ठीक है। वेल्थ के कॉन्सेंट्रेशन को अवॉइड करना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि एक ही आदमी ने खूब सारी वेल्थ क्या कर रखी है? अपने पास जमा करके रख रखी है, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए, ये चीज देखने का काम होना चाहिए। और जो जितना काम करे उसको उस हिसाब से क्या मिलनी चाहिए? तनख्वाह मिलनी चाहिए। जो जितना क्या करेगा, काम करेगा, उसको उतने हिसाब से क्या मिलनी चाहिए? सैलरी मिलनी चाहिए। ये बात भी कौन करता है? आर्टिकल 39 कहता है। क्लियर है बात? यहां पर कोई दिक्कत यहाँ पे किसी को? आगे देखो नेक्स्ट, उसके आता है 41। 41 किस चीज से डील करता है? राइट टू वर्क। आपको काम करने का अधिकार मिलना चाहिए, एजुकेशन मिलनी चाहिए, पब्लिक असिस्टेंस मिलनी चाहिए। आपको अगर अनएम्प्लॉयमेंट है तो ऑब्वियस सी बात है उसका क्या मिलना चाहिए? अलाउंस मिलना चाहिए, ठीक है। ओल्ड एज है तो उसको पेंशन देनी चाहिए आपको। अगर कोई बीमार है तो उसको क्या मिलनी चाहिए? हेल्थ फैसिलिटीज मिलनी चाहिए, ठीक है। आर्टिकल 52 के 42 ये कहता है कि कम से कम जब वुमेन प्रेग्नेंट होती है तो उसकी जो मेटर्निटी लीव है वो उसको मिलनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये ह्यूमैनिटी को दर्शाता है। ऐसा नहीं हो कि आपने किसी औरत, कोई औरत मदरहुड एंजॉय कर रही है तो आपने उसको नौकरी से ही निकाल दिया, ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। आगे देखो नेक्स्ट। हाँ दीपिका बोलो। सर वो पब्लिक असिस्टेंट जो था आर्टिकल 41 में मेंशन किया वो बता देंगे एक बार? हाँ वही तो बताया ना, पब्लिक असिस्टेंस क्या होता है कि जहां पे आप अनएम्प्लॉयमेंट है तो अलाउंस मिल रहा है आपको, ओल्ड एज है तो आपको पेंशन मिल रही है, आपको हेल्थ केयर मिल रहा है। क्लियर है बात? हाँ, और किसने हाँ हाथ जी, हाँ खड़ा, जी सर। किसने हैंड रेज? हाँ यश बोलो। सर मैटरनिटी रिलीफ मतलब सर ये बेटा जब मान लो तुम पापा बनोगे ना, तो तुम्हारी बीवी को कोई ऐसा चाहिए ना जो मदद कर सके घर पे। बच्चे अकेले थोड़ी ना पैदा होते हैं, उनकी मदद के लिए भी तो कोई चाहिए होता है ना। भाई एक सर्टेन लेवल ऑफ पेन से गुजर रही होती है औरत, तो उसको उसकी केयर के लिए कोई चाहिए। उसे भी छुट्टी चाहिए अपनी उस डिलीवरी पीरियड के टाइम में, 1-1.5 महीने की। और तुम्हें भी चाहिए। अगर मान लो तुम न्यूक्लियर फैमिली में रहते हो, तुम और तुम्हारी वाइफ ही है, तो अब उसका ध्यान कौन रखेगा? बोलो। ये कह दो कि मेरी जिम्मेदारी यस नहीं है, सर खुद देख ले, मारेगी मुंह पे लात खींच के। आ रही बात समझ में? यस सर क्या समझ में आई? बोल दे। आ गया सर समझ में। देखो क्या है रूल्स, अगर आप रूल देखना चाहोगे मैटरनिटी के, तो बेसिकली 12 वीक से लेकर के 26 वीक तक मिलती हैं छुट्टियां। और ये पूरी की पूरी क्या रहेंगी? पेड रहती हैं, ठीक है। और ये एक्ट भी बना था जिसका नाम है मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961।
और किसके अंडर में आता है, ध्यान रखना, तो ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, क्लियर है बात यहां तक? किसी को कोई दिक्कत इस बात में? आगे देखो 43 क्या कहता है, 43 ये बोलता है वर्किंग और लिविंग वेजेस एंड डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ। ऑब्वियस सी बात है, अगर आप काम कर रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है आपको इतनी सैलरी तो मिले कि हाँ भाई आपकी लाइफ सही से चल जाए। जैसे कि आपको पता है कि जो वेजेस हैं उसका रेट डिसाइड कर रखा है, वुमेन्स के लिए अलग और मेंस के लिए अलग। क्या है, कोई बताएगा मेरे को? कोई बताएगा क्या वेजेस मिलते हैं वुमेन्स और मेंस को? कोई बोलेगा ही नहीं निगम में। सब चुप बैठे हैं। देखो इसके ऊपर भी एक एक्ट आया था जिसका नाम है इक्वल रेम्युनरेशन एक्ट 1976। अब इस तरीके के जो एक्ट बन रहे हैं वो उसका रेफरेंस कहां से आ रहा है, आर्टिकल 43 के अंदर से आ रहा है। ठीक है, आई थिंक जो मेरे को लगता है शायद 500 रुपीज फॉर मैन है और 400 रुपीज शायद फॉर वुमेन है, जो लेबर क्लास के लोग हैं। अच्छा 43A जो है, 43A जो है वो किस चीज से डील करता है कि पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर फॉर द मैनेजमेंट। यानी क्या मतलब है, आप देखो बड़ी बड़ी कंपनीज जो होती है ना उसके अंदर जो लेबर होती है एक, फिर उसके बाद उसका सुपरवाइजर, फिर उसके बाद आता है उसका डायरेक्टर, फिर उसके बाद आते हैं क्या उसकी कंपनी के सीईओ वगैरह। तो ये छोटे लोग जो हैं, जो छोटे बेसिकली जो सबसे ज्यादा काम करते हैं, जो प्लेटफॉर्म लेवल पे काम कर रहे हैं, ठीक है, अब इनको तो पता नहीं चल रहा कि टॉप मैनेजमेंट क्या डिसीजन ले रहा है, यस और नो। तो अब ये क्या करेंगे, अब ये चाहते हैं कि इनका भी कोई बंदा वहां जाके बैठे। इस बात को 43A कहता है, यहीं से बनती है आपकी यूनियन वगैरह। ठीक है, ये यूनियन वगैरह बनाने का काम होता है, जहां पे यूनियन बनाते हैं और वो यूनियन का एक लीडर जो होता है वो जाकर के मैनेजमेंट से बात करता है अबाउट द राइट्स ऑफ वर्कर्स। अच्छा 47 किस चीज से डील करता है, 47 ये कहता है कि जो राइज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन, जैसे न्यूट्रिशन को लेके अभी गवर्नमेंट ने क्या स्टार्ट करी, एक पॉलिसी स्टार्ट करी जिसका नाम है पोषण, जहां पे बात कर रहे हैं भाई सभी को क्या मिलना चाहिए, अच्छा न्यूट्रिशन मिलना चाहिए, अच्छी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मिलना चाहिए और इंप्रूव होनी चाहिए पब्लिक हेल्थ। शायद 35,000 करोड़ के करीब क्या करा है इस बार गवर्नमेंट ने, खर्च करा है किसमें, हेल्थ सर्विसेज को लेकर के। क्यों, हेल्थ सर्विसेज की वजह से अगर पब्लिक हेल्थ अच्छी नहीं रहेगी तो उसी का जो है क्या मिल रहा है आपको, नुकसान देखने को मिला है कोविड के सिनेरियो वर्ल्ड लेवल पे, कि हेल्थ सर्विसेज अगर अच्छी नहीं है तो इंफ्रास्ट्रक्चर कोलैप्स करने में ज्यादा टाइम नहीं लगाता है। क्लियर है बात यहां तक? किसी को यहां तक कोई डाउट हो तो प्लीज बताओ, प्लीज आस्क योर डाउट। है किसी को डाउट यहां तक, प्लीज बताओ। सानवा साहब कल के टेस्ट में नहीं थे ना? क्यों भाई? तो रास्ते में थे तो पढ़ क्यों रहे हो जब टेस्ट नहीं देना है तो? हाँ क्या चीज? सर एक्चुअली रास्ते जाना था इधर। अरे वही तो पूछ रहा हूँ ना मैं, जवाब इसीलिए तो पूछ रहा हूँ मैं आपसे। सो व्हाट्स द पर्पस बिहाइंड द लर्निंग, जब आपको पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं फिर तो आप जब टेस्ट होता है आप रास्ते में होते हो, 2 टेस्ट आप कंसिस्टेंटली मिस कर चुके हो। सॉरी सर, नहीं यार सॉरी का मैं बत्ती बनाऊंगा क्या, सॉरी की क्या करूंगा मैं सॉरी का यार? मेरे क्या करना है सॉरी का, अचार कहना है सॉरी से? मैं पहले ही सबको समझा चुका हूँ, सबको फिर से बोल रहा हूँ,
अगर आप टेस्ट नहीं दे सकते हो तो प्लीज डोंट प्रेजेंट इन द क्लास। कोई फायदा नहीं है क्लास देने का यार, मतलब प्लीज डोंट फॉर्मेलिटी मत करो कि आपने 250 रुपए दिए इसलिए आपको लग रहा है कि नहीं पढ़ना जरूरी है। भाई मैं आपके पैसे अभी रिफंड कर दूंगा, टेंशन फ्री रहो। आप रास्ते में घूमो यार, मजे काटो जिंदगी की, क्या रखा है इन सब पढ़ाई लिखाई में। आपकी तो लगी जाएगी सरकारी नौकरी, आप तो हो ही अल्ट्रा जीनियस। बड़े वाले तो हम बैठे हैं यहाँ पे। कितने साल के हो गए शानवाज आप? हाँ 24। बताओ, अभी तो आप रास्ते में ही हो, क्या टेंशन? अभी तो है आपके पास 35-36 साल तक, कोई टेंशन नहीं है, करो आराम से तैयारी। मैं सबको बोल रहा हूँ, देखो अगर आप क्लास में टेस्ट नहीं दे सकते हो, टेस्ट में प्रेजेंट नहीं दे सकते हो, तो प्लीज क्लास मत आओ यार। ये आई थिंक क्या चल रहा है अभी, लास्ट डेट क्या है? 22 हो गई, 9 तारीख को फिर से न्यू मंथ स्टार्ट होगा। प्लीज डोंट पे मी यार, आई डोंट नीड अ सिंगल पेनी फ्रॉम यू इफ यू डोंट इंटरेस्टेड इन योर स्टडीज। क्या करूंगा क्या मैं इन पैसों का जब तुम लोगों का सिलेक्शन ही नहीं होगा? तो कृपया कर अपने पैसे बचाओ, बुरे वक्त में काम आते हैं। तुम्हें क्या पता है, जाओ किसी के साथ बर्गर वर्गर खाओ, कुछ तो सुख मिले जीवन में। बात ध्यान से सुन लो, मैं भगा दूंगा क्लास से, मुझे कोई वो नहीं है आपत्ति, ठीक है? कि ना तो भैया तुम लोग इंस्टीट्यूट की क्लास है, ना तुम लोग किसी को कंप्लेन कर सकते हो, ठीक है ना? तो ये मेरी क्लास है, यहाँ पे मैं मेरी ही चलेगी, एक ही चीज चल सकती है यहाँ पर। मैंने आपको पहले बोला, आप जितनी मर्जी उतनी देर पढ़ो, जितनी मर्जी उतनी बार क्वेश्चन पूछो, मेरे को किसी को क्वेश्चन पूछने से कोई आपत्ति नहीं है। आप ऑनलाइन क्लास में भी बिल्कुल ऑफलाइन की तरह ही पढ़ रहे हो। मैं सबसे इवेंचुअली जितने बच्चे छुट्टी करते हैं, मुझे ज्यादातर बच्चे इन्फॉर्म कर देते हैं कि सर आज मैं इस वजह से नहीं आया हूँ। आप शानवाज अपने आप को या तो बहुत बड़ा हीरो समझते हो या हमें बहुत बड़ा भूतिया समझते हो, दो में से कोई तो एक चीज समझ रहे हो, ठीक है? मैं सॉरी वर्ड मत बोला करो, आई हेट दिस वर्ड, लिटरली आई हेट दिस वर्ड सॉरी। आगे देखो बच्चों, गांधी प्रिंसिपल। अब गांधी जी तो गांधी जी हैं, तो गांधी जी का ऑलवेज जो उनका थॉट प्रोसेस है, उनकी सारी चीजें हैं, वो इस बात पर ही चलती हैं कि जो भी है अहिंसा ना हो, चीजें बढ़िया तरीके से चल जाएं। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने बताया कि भाई आर्टिकल एक तो 40 की बात कर दी उन्होंने कि सेल्फ गवर्नमेंट होना चाहिए, और इसी का ओरिजिनेट है आपका, आपको जो 73 और 74 देखने को मिलता है, पंचायत। अगर गांधी जी जिंदा होते और गांधी जी नहीं मरे होते, उनकी हत्या नहीं हुई होती, तो मोस्ट प्रोबेबली जो साल लगभग 1992 तक आते आते चीजें बिगड़ी, मतलब टाइम लगा पंचायत को कॉन्स्टिट्यूशन वैलिडिटी मिलते हुए, शायद वो बहुत जल्दी मिल गई होती। अग्री करते हैं आप इस बात को? और जो कॉटन की इंडस्ट्री के साथ जो हुआ है इंडिया में, ठीक है, जो स्मॉल कॉटन, जो स्मॉल इंडस्ट्रीज थी, जो कॉटन इंडस्ट्रीज थी, इंडिविजुअल थी, वो जो खत्म हुई, शायद गांधी जी होते तो वो भी नहीं खत्म होती, उस पर ज्यादा प्रमोशन पे काम हुआ होता। और साथ ही साथ गांधी जी प्रमोट कर रहे थे कॉर्पोरेटिव सोसाइटीज, दैट्स मीन कि भाई आप ज्यादातर कॉर्पोरेटिव सोसाइटीज का मतलब क्या है? जैसे अमूल है, अमूल दूध जो है, अमूल इंडिया जो है, वो एक कॉर्पोरेटिव सोसाइटी है। यानी कि बहुत सारे लोग, मान लो कि हम 14-15 लोग हैं, अब ऐसा समझो, जरा ध्यान से समझना, हम सभी लोग टी शर्ट्स पहनते होंगे, लोवर्स पहनते होंगे, तो हम सभी लोगों ने 15 लोगों ने डिसाइड करा कि देखो एक पीस लेने जाते हैं तो इट कॉस्ट अप्रोक्सीमेटली 500-600 रुपीज। तो वी 15 पीपल डिसाइडेड कि ओके ठीक है, हम चलेंगे, परचेज करेंगे। और हमने परचेज करने के लिए क्या करा बच्चों, हमने परचेज करने के लिए हम 15, एक दो या मैं या 2-3 लोग और गए और हमने 15 खरीदे, तो हमें वो 300 रुपए का ही पड़ गया। बात समझ में आ रहे हो? तो
इन शॉर्ट हम सबको 200 रुपए का क्या हो गया, बेनिफिट हो गया। इसे ही कहते हैं कॉर्पोरेटिव सोसाइटी, जहां पे जैसे बहुत सारे मिल्क वेंडर, मिल्क मैन जो हैं, वो बहुत सारे मिल करके एक क्या बना दे, ऑर्गेनाइजेशन बना दे, और वो अपना दूध सारा लाके वहां दे और वो दूध आगे जाके बेचा जाए। ये मान लो सारी जो वेजिटेबल वेंडर्स हैं वो एक हो जाए और अपनी सब्जी का एक रेट फिक्स कर दें, तो इस तरीके से क्या होता है कि लॉस चांसेस क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। मदर डेयरी है, वो भी क्या है, कॉर्पोरेटिव सोसाइटी है। क्लियर है बात यहाँ पर? किसी को इस बात में डाउट? हेलो, क्लियर है यहाँ पर? नो सर। आगे देखो नेक्स्ट, उसके आ जाता है क्या बच्चों, 46। आर्टिकल 46 किस चीज से डील करता है? तो आर्टिकल 46 ये बोलता है कि भाई देखो, एजुकेशन और स्पेशली एजुकेशन उसको मिलना चाहिए जो ज्यादा वीकर सेक्शन से है और शेड्यूल कास्ट से है, शेड्यूल ट्राइब से है, या किसी और वीकर सेक्शन से अगर बिलोंग करता है तो उसकी एजुकेशन गवर्नमेंट स्पॉन्सर होनी चाहिए। क्लियर है बात यहां पर? जो आज आपके वीकर सेक्शन को, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन को जो मोदी सरकार ने क्या दिलवाया, आपके रिजर्वेशन दिलाया है, ठीक है, वो जो भी आपके क्या कहते हैं वीकर सेक्शन वाला था, शायद वो हो सकता था जैसे SC ST वालों को रिजर्वेशन मिला, ठीक उसी तरीके से वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी भी, क्योंकि देखो जरूरी नहीं है कि कोई ब्राह्मण है तो वो वीकर, उसके पास पैसे का भरमार ही लगा हुआ है, मोस्ट प्रोबेबली है कि उसके पास भी पैसे ना हो। तो अगर आप रिजर्वेशन दो, नो डाउट SC ST OBC के लोगों को प्रॉब्लम हुई है, बट जो ठाकुर है, जो ब्राह्मण है, जो जैन है, उनके भी यहाँ पे गरीब लोग हैं, तो उनके भी बच्चों के लिए आपको काम करना चाहिए। इज इट ओके? आर्टिकल 47 ये कहता है कि इंप्रूव करो हेल्थ सर्विसेज को, पब्लिक हेल्थ को, और आर्टिकल 48 ये बोलता है कि जो गाय वगैरह काटी जाती हैं ना, जो भी स्लॉटर हो रहा है, ठीक है, वो बंद होना चाहिए, गलत हो रहा है, ठीक है, इसे नहीं होने देना चाहिए। ये आज कह रहे हैं मोदी जी सरकार की, मोदी जी के थॉट्स नहीं है, इट्स अ थॉट ऑफ गांधी, तो गांधी के थॉट है। और ये जो कांग्रेस पार्टी क्लेम करती है कि हम गांधी के बहुत फेवरेबल हैं, या वो भी जो भी कुछ है, तो ये गांधी जी के थॉट थे जो कॉन्स्टिट्यूशन में इन स्टार्टिंग ही इनबिल्ड कर लिए गए थे। ओके, लिबरलाइजेशन और इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स की तरफ जरा ध्यान दोगे तो आप लोग देखोगे कि आर्टिकल 44 जो है वो डील करता है यूनियन सिविल कोड से। इसका क्या मतलब है सर? इसका मतलब है शादी हो गई, अडॉप्शन हो गया, इन सभी के लिए एक ही सिस्टम होना चाहिए, अलग अलग सिस्टम, अलग अलग प्रोसीजर नहीं होना चाहिए। जैसे मुस्लिम्स अपने तरीके से शादी करते हैं, हिंदू अपनी तरीके से शादी करते हैं, और ट्राइब्स एरिया अपने, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, एक ही सिस्टम में बांधो। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि सारी की सारी मैरिज को समन कराना जरूरी है कोर्ट से, ठीक है। आर्टिकल 45 क्या कहता है? आर्टिकल 45 बोलता है कि भाई चाइल्ड केयर बहुत इंपॉर्टेंट है अर्ली एज पर, यानी 6 साल तक का जब तक होता है उसको चाइल्ड केयर मिलना चाहिए, ठीक है ना, पोषण मिलना चाहिए उसको बढ़िया। आर्टिकल 48 ये कहता है कि भाई एनिमल हस्बेंड्रीज वगैरह हैं वो ज्यादा साइंटिफिक तरीका अपनाएं और उसको बेहतर तरीके से और यूज किया जाए, एग्रीकल्चर को और बेहतर किया जाए। जबकि आर्टिकल 48A ये कहता है कि हमें इंप्रूव करना चाहिए इन्वायरमेंट को, इन्वायरमेंट बचाना बहुत जरूरी है। आपको पता ही है कि क्लाइमेट चेंज का इशू आ रहा है, ठीक है, आपको देखने को मिलेगा ग्लोबल वार्मिंग आ रही है, ठीक है, तो ये जो चीजें हो रही हैं, एयर पॉल्यूशन है जो, ये सारी चीजें जो हैं, आप क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, एक तो फॉरेस्ट डिफोरेस्टेशन हो रहा है, डिफोरेस्टेशन चल रहा है, लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है, इन सभी चीजों की वजह से सॉइल इरोजन हो रहा है, इस वजह से क्या हो रहा है, इन्वायरमेंट क्या हो रहा है, धीरे धीरे खराब हो रहा है। और इन्वायरमेंट अगर खराब हो रहा है तो इसका हमें फिर वाइल्ड लाइफ पे भी इफेक्ट पड़ता है, और ऑब्वियस सी बात है हम ह्यूमन चेन, हम जो फूड चेन के अंदर बंधे हुए हैं वो फ्यूचर में भी हमको क्या करेगा, परेशान करेगा। इज इट ओके एवरीवन? क्लियरिटी आ रही है सभी को इस बात में? यहां तक किसी को डाउट? आगे देखो नेक्स्ट, उसके बाद बोलते हैं मॉन्यूमेंट्स को बचाना बहुत जरूरी है। आपको पता है कि इंडिया के लोगों के अंदर मॉन्यूमेंट्स मतलब जो भी एक यंग एज है, जो अपने आप को स्कूल गोइंग कहते हैं और जो मतलब खड़े होके बोलते हैं माय कंट्री इज सो ब्यूटीफुल काइंड ऑफ ऐसे जो लिखते हैं, वही जाके गंद मचा रहे होते हैं, वही जाकर के गुटखा खा के पिचकारियां फूक रहे होते हैं। मॉन्यूमेंट को तो ऐसा कर देते हैं जैसे उनके पापा का डस्टबिन हो, ठीक है, तो वो नहीं करना चाहिए। ये बताता है हमारी हिस्टोरिक जो वैल्यूज हैं, चाहे अब आप मुगलों से कितनी नफरत क्यों ना करते हो, अंग्रेजों से कितनी नफरत क्यों ना करते हो, आप पोर्चुगीज से कितनी नफरत क्यों ना करते हो, बट
अगर आप गोवा गए हो तो आप वास्को डी गामा जाना पसंद करते हो बिकॉज इट्स हैव अ हिस्टोरिकल वैल्यू। आप अगर कहाँ गए हो, आप दिल्ली अगर घूमने आए हो तो आप जाकर देखना चाहोगे कि भाई लाल किला कैसा दिखता है। अब इसका मतलब ये थोड़ी ना कि तुमको मतलब शाहजहां से नफरत है या तुमको मतलब अकबर से नफरत है तो लाल किला ही तोड़ दो, ठीक है, वो मत करो। या फिर उस पर लिखा हो कि अकबर की माँ ऐसी थी या अकबर की बहन है, ये फालतू का काम है, आप उस मॉन्यूमेंट को खराब कर रहे हो, अब अकबर चला गया। आर्टिकल 50 क्या बोलता है भाई, सेपरेट जुडिशरी। सेपरेट जुडिशरी किससे, एग्जीक्यूटिव से। यानी क्या मतलब है, जो प्रेसिडेंट है या जो एमपी है या पीएम है, इनका जुडिशरी में कोई रोल नहीं होना चाहिए। जुडिशरी बिल्कुल इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। अगर जुडिशरी इंडिपेंडेंट नहीं होगी तो बाइंस्ड होगी। अब मान लो कल को पीएम कुछ गलती करते हैं तो उनकी सजा कौन देगा। तो अगर जुडिशरी किसी के भी क्या नहीं रहेगी, दबाव में नहीं रहेगी, किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहेगी, तो जुडिशरी ज्यादा बेहतर परफॉर्म कर पाएगी। जबकि आर्टिकल 50 क्या बोलता है, 51 क्या बोलता है कि हमें इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी रखनी चाहिए, हमें अच्छी तरीके से इंटरनेशनल पीस बना के रखना चाहिए। क्लियर है बात यहाँ पर, यहां तक किसी को डाउट, रेज योर हैंड इफ एनी डाउट। बोलो भाई, हाँ शाहनवाज बोलो। आर्टिकल 48 है, उसमें एक जगह पे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री, और दूसरा जो है प्रोहिबिशन ऑफ स्लॉटर ऑफ काउज एंड इम्प्रूव देयर ब्रीड्स, मतलब दोनों का मीनिंग एक ही है या अलग अलग? आर्टिकल 48 दो जगह पे अलग अलग क्या बोल रहे हो, फिर से बोलो। एक जगह पे जैसे गांधीयन वाले में लिखा हुआ है कि प्रोहिबिशन ऑफ स्लॉटर ऑफ काउज एंड इम्प्रूव देयर ब्रीड्स, तो और बेसिकली शाहनवाज इंटेलेक्चुअल बात वही है, एनिमल हस्बेंड्री और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर की जो बात कर रहे हैं, हमने सिर्फ जी बताया जी कि उसी के अंदर अगर डीप में पढ़ोगे तो वो गांधी जी वाला पोर्शन कौन सा आता है और वहीं पर आपका क्या कहते हैं इंटेलेक्चुअल पोर्शन कौन सा कहलाता है। ठीक है, अच्छा अच्छा, ठीक देखो जरा अब थोड़ा सा अमेंडमेंट की तरफ ध्यान दे लो, यहाँ ध्यान दो। 42nd अमेंडमेंट जब हुआ, 42nd अमेंडमेंट आपको पता है कब हुआ था, 1976 में। तो कौन कौन से आए थे, एक तो आपका जोड़ा गया था 39A, जो किस चीज के बारे में बात करता है, ये बोलता है क्या, आपको इक्वल जस्टिस और क्या प्रोवाइड करेगा, फ्री लीगल एड टू दी पुअर। गरीब लोगों को फ्री में क्या मिलना चाहिए, जस्टिस मिलना चाहिए। आर्टिकल 43A भी जोड़ा गया, जिसका बेसिकली मतलब मैंने बता दिया था कि वर्कर इन दी मैनेजमेंट। और इसी के अंदर जोड़ा गया 48A, जो क्या कहता है, जो बात कर रहा है किस चीज की, इंप्रूव करने की, इंप्रूव द इन्वायरमेंट एंड सेफगार्ड अ फॉरेस्ट। क्लियर है बात यहां पर, कोई दिक्कत यहां पे किसी को। बताओ भाई। ये लिख लेना प्लीज। एक और जोड़ा गया था 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से, जो कि हुआ था 2011 में। और इससे जोड़ा गया था आपका 43B, जो किस चीज से डील करता है, आपके कॉर्पोरेटिव सोसाइटी से। ठीक है, क्लियर बात, तो नोट यस डाउन कर सर। लेना प्लीज। कर लिया नोट डाउन सभी ने।
हो गया, चले पढ़े आगे। 97 क्या हो गया बेटा, बोलो फिर से बोलो यश, क्या बोल रहे हो? सर 2011 लिखा कि 2021? 2021 में 97 होगा, पूछ रहा है बता रहा है? सर पूछ रहा हूँ। 101 कब हुआ था जरा बताइए जरा, ये तो बहुत फेमस है। सर ये पता है EWES के लिए हुआ था 10% रिजर्वेशन। कब हुआ था, कब? 19 में सर। 19 में? अगर दो, तो बेसिकली तुझे क्या लग रहा है 3 साल में इंडिया ने सिर्फ 3 ही अमेंडमेंट किए होंगे? मतलब ये अगर 2019 में हुआ है तो ये 2011 में नहीं होगा, ये 21 में हो सकता है। अगर ये 2019 में हुआ है 101, तो 2021 में 97 कैसे हो जाएगा? यस मार सर खाएगा। 2011 होगा। हाँ, मार खाएगा, तो ये कह रहा हूं मैं। चलो क्लियर है बात, 2011 है, सॉरी 11 है ये, नोट डाउन कर लेना। चलो हम अभी फिर से एंटर करते हैं 10 मिनट के ब्रेक के बाद, क्योंकि ऑलमोस्ट 40 मिनट्स हो गए हैं, 1 मिनट बचा, अभी अपने आप ही एंड हो जाएगा। नोट डाउन कर लेना वरना एंड हो जाएगा ये।